हेलो एवरीवन। आज जो बाकी टॉपिक्स हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के वो देखेंगे, जिसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होगा। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल कोरिलेशन के साथ। सो सिंपल कोरिलेशन इज अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट. And for example, the relationship between height and weight. So weight can depend on height, and direction between them means the variables can be positive and negative, and based on that it can be positive correlation and negative correlation. And the degree, or we can say the correlation ranges between -1 to +1. So symbol for simple correlation is small r, subscript में होगा 1 and 2. 1 and 2 means two variables हैं, and one can be dependent and another can be independent. Next is multiple correlation. It is a study of more than two variables, and one is dependent variable and others are independent variable. And in this we study the multiple impact of independent variables on the dependent variable. तो जितने भी independent variables होंगे उनका क्या impact होगा उस एक dependent variable, वो हम study करते हैं multiple correlation में. And the direction between the variables is only positive correlation. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीपल कोरिलेशन का जो फाइनल आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. एंड द डिग्री मीन्स द रेंज बिटवीन द मल्टीपल कोरिलेशन वेरिएबल्स इज 0 to 1. क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए -1 to 1 ना होकर ये रहेगी रेंज 0 to 1. एंड इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं. और नीचे है तीन वेरिएबल 1, 2 and 3. So 1 is dependent and 2, 3 रहेंगे आपके independent variable. For example, the relationship between the yield of wheat per acre, number of fertilizers and rainfall used is a problem of multiple correlation. तो कितना आपका प्रोडक्शन होता है पर एकड़ wheat का, वो उसमें independent variable कौन से हैं, number of fertilizers and कितना rainfall होता है. So multiple correlation coefficient denotes a correlation of one variable with multiple other variables, and it is denoted by capital R. X, Y dot 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 Z means कि आपके कितने भी variables हो सकते हैं, more than two variables हो सकते हैं. कहीं कहीं आपको यहाँ पर x y की जगह 1 2 3 होगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है. यहाँ पर आपको ABC की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो आप अपने दिमाग में सिर्फ एक वेरिएबल को सेट करके रखिए. So whether it is 1 2 3 XYZ और ABC, उससे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपने दिमाग में एक ही चीज को सेट करके रखना है. सो इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होंगे. सो R 1 2 3. ठीक है. सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वी स्टडी द मल्टीपल इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वेरिएबल. ठीक है, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन फर्स्ट वेरिएबल. सो फर्स्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट है आपका 2 1 3. तो इसका मतलब क्या है कि वी स्टडी द मल्टीपल इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वेरिएबल. ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डॉट के बाद जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एंड उनका इम्पैक्ट किस पर हमें स्टडी करना है, द सेकेंड वेरिएबल, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. सिमिलरली थर्ड होगा आपका 3 1 2, जिसमें 1 और 2 आपके होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो थर्ड होगा वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. So next is partial correlation. So partial correlation is a study of more than two variables, जो हमारे multiple correlation में भी था. One is dependent variable and others are independent variable. Like multiple correlation, इसमें different क्या है, we study the partial impact of one independent variable on one dependent variable, keeping the another independent variable constant. तो main difference जो है आपका multiple correlation से वो ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे. So for example, the relationship between yield and fertilizers used during the periods when certain average temperature existed is a problem of partial correlation. तो यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है इसका हम इम्पैक्ट को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, एवरेज मानकर लेकर चल रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं. So this is an example of partial correlation. So direction between the variables can be positive and negative.
तो मल्टीपल के केस में क्या था, ये 0 to 1 था क्योंकि वो ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन था। एंड द डिग्री सेम जो सिंपल के केस में थी, -1 to 1, इसलिए यहाँ पर इसका जो सिंबल भी है वो स्मॉल r है, मल्टीपल का क्या था, कैपिटल R। ओके, सो नोटेशंस देख लेते हैं। सो पार्शियल कोरिलेशन में R12.3 होगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि वेदर इट इज 1.23 या 12.3, क्योंकि पार्शियल कोरिलेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए डॉट के बाद वो जो सेपरेट वेरिएबल है जिसका कोई मतलब नहीं है इस कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने में उसे सेपरेट रखते हैं। तो वी स्टडी द पार्शियल वेरिएबल ऑन द फर्स्ट वेरिएबल कीपिंग द थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट। तो इसी तरीके से आपके बाकी दोनों R23.1 और R13.2 आप देख पाओगे। सो ये फॉर्मूलाज हैं पार्शियल के लिए और मल्टीपल के लिए, और आप देखोगे कि सिंपल तो है नहीं यहाँ पर, तो R12, 13 ये सब क्या है, हमारे सिंपल कोरिलेशन। सो ये सभी सिंपल कोरिलेशन है। 12.3 है मतलब एक डॉट के बाद है, अलग थलग है, यानी कि वो कांस्टेंट है, वो होगा मतलब पार्शियल। 1.23 यानी कि एक वेरिएबल यानी 1 के ऊपर दोनों 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, तो ये होगा मल्टीपल। फॉर्मूलेज आप देखेंगे तो सिमिलैरिटी है, सिमेट्रिक है। अगर एक आप देखोगे तो R12.3 है तो 12 माइनस 13 एंड 23, 1 के साथ 2, देन 1 के साथ 3, देन 2 3, और अंडर रूट में 1 माइनस 1 3 का स्क्वायर एंड 2 3 का स्क्वायर, यानी माइनस के बाद जो दोनों टर्म है उनका स्क्वायर होगा। सिमिलर एक आप याद रखोगे, दोनों याद हो जाएंगे। और यहाँ पर भी मल्टीपल के केस में भी। सो कोरिलेशन और रिग्रेशन में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कोरिलेशन एक स्टेप आगे जाता है टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड सो इक्वेशन में अगर आपको एक वेरिएबल पता है, इफ यू नो द x यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y, एंड अगर आपको y पता है यू कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ x, और इस इक्वेशन को बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। तो स्कैटर प्लॉट में क्या हो रहा था, स्कैटर प्लॉट में डॉट्स स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे ग्राफ की फॉर्म में, और हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करते थे कि पूरा एंटायर डेटा उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर या फिर नियर बाई आ जाए, ठीक है। तो वो जो लाइन हम ड्रॉ करते थे वो होगा आपका रिग्रेशन लाइन। दोनों में डिफरेंस इतना है कि कोरिलेशन मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, कि कितना आपस में वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिग्रेशन हमें बताता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल कितना अफेक्ट पड़ रहा है, तो वो हमें रिग्रेशन बताएगा, मतलब आगे की और डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें रिग्रेशन बताएगा, ठीक है। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हमें व्हेन टू यूज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो लाइन है वो काफी डीप स्टडी या फिर रिसर्च के हिसाब से है, ठीक है। तो आपको अभी इतना डिटेल में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब क्विक और सिंपल समरी हमें वेरिएबल्स के बारे में पता चाहिए, मतलब डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, या फिर उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए वी यूज कोरिलेशन। और प्रिडिक्ट करना है इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में, तो हम जाएंगे रिग्रेशन पे। सो टेबल की फॉर्म में भी देख लेते हैं। So when to use, like when summarizing direct relationship between two variables we use correlation, and to predict or explain numerical response we use regression। दोनों में ही डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप हम देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप भी दोनों में ही देख सकते हैं। जो कॉज एंड इफेक्ट है वो कोरिलेशन आपको नहीं बता पाता, वो ओनली डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है, वो हम रिग्रेशन के केस में देख सकते हैं। एबल टू प्रिडिक्ट एंड ऑप्टिमाइज, ऑफकोर्स वो कोरिलेशन में नहीं होता क्योंकि इक्वेशन नहीं बनती, तो वहां हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रिग्रेशन में वो कर सकते हैं। एक्स एंड वाई आर इंटरचेंजेबल, कोरिलेशन के केस में यस, क्योंकि वहां कोई इक्वेशन नहीं है, इसलिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मैटर नहीं करता। रिग्रेशन के केस में हम वैसा नहीं कर सकते। यूज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, ऑफ कोर्स कोरिलेशन में वो इक्वेशन नहीं है। रिग्रेशन के केस में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो मैंने यहाँ पर मैं लेकर चली हूँ इस पूरे लेक्चर में। कई जगह आप देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी देख सकते हो, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी देख सकते हो। सो आपको समझना क्या है, आप एक इक्वेशन लेके चलिए, उसके बाद आपको उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप क्या है वो देखना है, बाकी आपको कहीं भी कोई भी इक्वेशन मिले आप रिलेट कर सकते हैं। तो y बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a और b है वो दोनों है हमारे अननोन कांस्टेंट जो बताते हैं लाइन का पोजीशन।
सो ये है हमारी इक्वेशन। एंड यहाँ पर जो a है जनरली उसे बोलते हैं a is intercept, tells about the level of fitted line so that the distance of a line above or below the origin, origin से कितना ऊपर या नीचे है वो आपका बताता है इंटरसेप्ट, जिसे हमने a से डिनोट किया है। एंड b is the slope of the line so that the change in the value of y for 1 unit of change in x, तो वो है आपका b। So based on kind of relationship between the dependent variable and independent set of independent variables, two broad categories of regression are there, that is linear and non-linear regression. So if the relationship is linear and there is only one independent variable, then the regression is called as simple linear regression. And on the other hand, if the relationship is linear and the number of independent variables is 2 or more, then the regression is called the multiple linear regression. Simple है, वन है तो लीनियर, सिंपल लीनियर, एंड एक से ज्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो वो होगा आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। And if the relationship between the dependent variable and independent variables is not linear, then the regression is called as non-linear regression. So it is one of the most widely known modeling techniques. So in simple linear regression, dependent variable is continuous, independent variable can be continuous or discrete, and nature of relationship is linear. So this relationship can be expressed using a straight line equation जिसे हम linear regression भी कहते हैं, that best approximate all the individual data points, means जो fit सारे जो data points हैं जिसमें most of the data points जिस line में cover हो जाएं. So simple linear regression established a relationship between dependent variable जिसे हम यहाँ पे y से denote कर रहे हैं and one independent variable x using a best fitted straight line also known as regression line. So the general form of simple linear regression is y is equal to a plus bx plus e. e यहाँ पर मैंने error लिया है, मैंने आपको previous slide में दिखाया था, वो आपका y is equal to mx plus b भी हो सकता है, mx plus c भी हो सकता है, depends आपके अलग अलग notes और books में। मैं यहाँ पर a plus bx लेकर चल रही हूँ। So x हमारा है independent variable, y is dependent variable, a हमारा है intercept, b है slope and e है error term. So general form of multiple linear regression equation is y is equal to a plus v1 x1 plus v2 x2 plus bn xn plus e, जहाँ पर y जो है आपका डिपेंडेंट और रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम रिग्रेसर भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एंड a एंड b आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड e जो है वो आपका है एरर टर्म. So for example, price of a product depends upon three promotional activities like discount, installment scheme and free installation. And if price of the product has linear relationship with each activity, then this relationship may be expressed as this equation, जिसे y is equal to a plus v1 x1 plus v2 x2 plus v3 x3 plus e से denote कर सकते हैं. So these benefits helps market researchers, data analysts, data scientists to eliminate and evaluate the best set of variables to be used for building regression models for predictive purposes. कोफिशिएंट की अगर बात करें तो इसे डिनोट करते हैं लोअर केस b से, एंड इट टेल्स अबाउट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस में पूछी जा सकती हैं कि अगर इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी तो अदर विल बी लेसर देन यूनिटी. वन मतलब ये दो है, b वाई एक्स बी एक्स वाई, ठीक है. तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट की. अगर हम बात करें आर एक्स वाई, ये वही सिंपल कोरिलेशन वाला है रिग्रेशन कोफिशिएंट. और जो अरिथमेटिक मीन है वो ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो इन दोनों का यानी ये बी वाले जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो आर एक्स वाई यानी सिंपल कोरिलेशन वाले कोफिशिएंट से बड़ा होगा. रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन. यहाँ पे आप जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि बी एक्स वाई जो है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो होता है आर डॉट सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई. तो आप इसको इस फॉर्म में भी इक्वेशन को आप देख सकते हो, ठीक है. डायरेक्टली आपकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है.
नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टीज पर। तो यहाँ पे भी जो दो वेरिएबल्स के बीच में कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन जो है, ठीक है, वो होता है आपका कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड साइन विल बी अ कॉमन साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन एंड ये वाला आपका है कोरिलेशन कोफिशिएंट और दीज टू आर रिग्रेशन कोफिशिएंट। और एंगल की अगर हम बात करें तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल, डायरेक्टली पूछा जा सकता है फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट करती है एक्स बार एंड वाई बार पर। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आर एक्स वाई यानी कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट पूछा है। प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में प्रॉपर्टीज आएंगे, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूले पर याद रहेगा तो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। और इस फॉर्मूले में, इस चैप्टर में बेसिकली कोरिलेशन रिग्रेशन में रटना वाला जो प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि ये रट भी नहीं सकते और इसको समझना ही पड़ता है। एक बार जब आप समझ लोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तब फॉर्मूला प्रॉपर्टीज में आप लिंक कर पाओगे, रिलेशन कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको थ्योरी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन देखें तो ये है थ्योरी बेस्ड, द नॉन वेरिएबल इन ए रिग्रेशन इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एट्रीब्यूट एंड एक्टिव। अब सबसे पहले तो जब ये क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है या थोड़ा भी आता है तो आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन है जो तो बिल्कुल भी आंसर ही नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है तो कुछ भी कॉमन सेंस आप लगाओगे तो एट्रीब्यूट और एक्टिव तो कुछ होता ही नहीं है, वेरिएबल वो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होता है, तो सी और डी तो आंसर होना ही नहीं है। फिर हम बात करें रिग्रेशन इक्वेशन की, तो बचा ए और बी। तो रिग्रेशन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आपकी डिपेंडेंट जो होता है साइड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नोन है। जैसे मैंने बारिश वाला एग्जांपल दिया था, फसल वाला एग्जांपल दिया था कि कितना रेनफॉल और फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर पे बेस्ड हमारा वेरिएबल डिपेंड करेगा, तो वो नोन वेरिएबल कौन सा होगा, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट तो वो इक्वेशन में जब आप डालोगे वेरिएबल्स को तब बताएगी, इक्वेशन के हिसाब से आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका इनडिपेंडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिंपल स्वीट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बट तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू।